Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today January 2nd I will discuss these topics from current affairs. आज हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को एमसीक्यूज के हेल्प से डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गीग वर्कर्स इन इंडिया। अभी रिसेंटली दिसंबर 31 एंड 25 दिसंबर को भी गीग वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरी इंडिया में स्ट्राइक किया, जिससे काफी हद तक जो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं गिग वर्कर्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल्स हम जोमेटो स्विगी ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें है ना, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे इन वर्कर्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो सर्विसेज भी अफेक्ट हुई थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ये स्ट्राइक हुआ था, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, कैसे इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। द सेकंड वुड बी पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम ये इससे पहले भी न्यूज में रहा है और अगेन न्यूज में रहा, क्योंकि कुछ स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड किया या अपने रिकमेंडेशंस वहां पे प्रेजेंट किए दैट द ब्रेकफास्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन पीएम पोषण स्कीम। तो हम इसके सारे डिटेल्स देखेंगे, क्या नया डेवलपमेंट है वो भी। थर्ड वुड बी ए स्पीसीज विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज। कौन सा स्पीसीज? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यूपीएससी ने इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसको फॉलो करते हुए बाकी स्टेट पीसीएस ने भी क्वेश्चन पूछा है। आज हम इसके करंट स्टेटस की बात करेंगे। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सोमाली लैंड एंड इसराइल। इसराइल और सोमाली लैंड क्यों न्यूज में है, क्या इनके बीच कोई कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है या इनके बीच कोई नए रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, वो डिटेल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ टॉपिक वुड बी फॉरेन बैंक्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंकिंग सेक्टर फॉरेन बैंक्स को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस चीज को देखते हुए भी क्या चीज न्यूज में रिपोर्ट किया गया दैट द जापानीज बैंक्स दे आर शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। तो ये पांच टॉपिक्स हमारे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग जनवरी 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके लिए आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहले टॉपिक पर हम आते हैं गिग वर्कर्स इन इंडिया को लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं द हिंदू का रिपोर्ट दैट द गिग वर्कर्स स्ट्राइक रिबेल्स इन टॉनरेबल वर्किंग कंडीशंस। इन्होंने बोला कि भाई ये जो 10 मिनट डिलीवरी है इसके वजह से हमारे ऊपर काफी प्रेशर होता है, इवन दैट्स व्हाई मेनी गिग वर्कर्स दे हैव मेट विद एक्सीडेंट। जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने के लिए या एक दिन में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सक्सेसफुल करना, जिससे कि उनको कुछ ज्यादा पैसे मिल सके, इससे उनकी लाइफ को भी काफी थ्रेटन होता है। एंड दैट्स व्हाई इन टॉलरेबल वर्किंग कंडीशंस में वो काम करना नहीं चाहते हैं। चलिए हम डिटेल्स देखते हैं, फिर हम इनके सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। पहला, अ गीग वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स एंड अर्न्स थ्रू एक्टिविटीज आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एकदम करेक्ट बात है ये जी, कि जो गीग वर्कर्स होते हैं ना, ये जो गीग इकोनॉमी है, ये जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है इसके बाहर काम करता है। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जोमेटो की बात करते हैं, और एम्प्लॉय जो है, जो हमारे डिलीवरी एजेंट्स हैं, तो इनके बीच ना वो ट्रेडिशनल रिलेशन नहीं होता है कि ये रोज जाके अपने ऑफिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, है ना। ये सारी बहुत सारी चीजें आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के काम करते हैं ये लोग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, द नीति आयोग एस्टिमेट्स that the number of gig workers could decrease significantly by 2029-30। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि क्या इनके नंबर्स डिक्रीज होंगे या एक्चुअली में इनके नंबर्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि डे बाय डे डिपेंडेंसी गीग इकोनॉमी पे बढ़ते जा रही है। लोग काफी पहले से आलसी भी होते जा रहे हैं, लोगों को अपने घर पर अपने डोर स्टेप पे सामान चाहिए, तो गीग इकोनॉमी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, नीति आयोग ने बढ़ने के बारे में बताया है। ओके, थर्ड, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का एंड 2019 का, ये देखो दो कोड्स थे जो वर्कर्स के लिए, जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो गीग वर्कर्स हैं या बाकी इंप्लॉय हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सो एज पर द स्टेटमेंट, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डज नॉट रिकॉग्नाइजेस गीग वर्कर्स एज अ सेपरेट कैटेगरी एंड सो रूल्स आर येट टू बी फ्रेम्ड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेज। ये स्टेटमेंट जो है ना गाइस, पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट है, तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअली में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 गिग वर्कर्स को एक सेपरेट कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल करता है। हालांकि उनके लिए अभी तक यूनिवर्सल मिनिमम वेज का रूल नहीं बना है, समझ रहे हो। सो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। हमें करेक्ट ढूंढना था, करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा? वन ओनली। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम ऑप्शन ए की तरफ जाते, बट यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। So come to the gig workers as per the code on social security 2019। gig workers को इस तरह डिफाइन किया जाता है, जो डेफिनेशन हमने देखा कि आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ये वर्क करते हैं। इनके कॉमन फीचर्स होते हैं लॉन्ग टास्क बेस्ड वर्क, जो मेनली ना ये टास्क बेस्ड वर्क्स होते हैं लार्जली, कि पर्टिकुलर एक टास्क है कि आपको इस सामान की डिलीवरी करनी है, बस आपको क्या आना चाहिए, आपको कोई व्हीकल्स चलाने आना चाहिए और यू शुड नो द रूट ऑफ द लोकेलिटी। ऐसे बेसिक स्किल्स के साथ इनको वर्क मिलता है।
हर टास्क के बेसिस पर इनको पे किया जाता है एंड मोस्टली दे आर फैसिलिटेटेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एक एप्लीकेशन, एक कोई पोर्टल होना चाहिए जिसके थ्रू ये वर्क परफॉर्म होते हैं। प्रेजेंट में हम स्टेटस की बात करें गीग वर्कर्स का इंडिया में, तो अराउंड 7 to 8 मिलियन गीग वर्कर्स आर वर्किंग इन इंडिया एंड देयर नंबर्स आर ग्रोइंग रैपिडली। एंड नीति आयोग बोलता है कि बाय 2029-30, मतलब अगले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, इनके नंबर 23.5 मिलियन तक होने वाले हैं। ऑब्वियसली ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड सो इंडिया के टोटल वर्कफोर्स के 4.1% क्या होंगे उस टाइम तक? गीग वर्कर्स होंगे उस टाइम तक, अभी नहीं, उस टाइम तक। और जब टोटल 4.1% इंडिया के टोटल वर्कफोर्स के होंगे, देन दे वुड आल्सो कंट्रीब्यूट एडिशनली 1.2% टू इंडिया जीडीपी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये स्टडी करके बताया है। तो ये सारे जो फिगर्स है ना, ये सारे फिगर्स आप अपने मेंस के आंसर्स में भी यूज कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए, और प्रीलिम्स में यहाँ से कोई भी एक स्टेटमेंट उठाकर आपके लिए एमसीक्यू बना सकते हैं। बुझे? अब हम बात करते हैं कि भाई इनका ग्रोथ क्यों हो रहा है। ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटल एक्सेस ना काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट यूजर्स, मोबाइल स्मार्टफोन यूजर्स ना सिर्फ अर्बन रीजन्स में बल्कि रूरल रीजन्स में भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दैट्स वाई रूरल रीजन्स में भी आप ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के वर्क को देखोगे। भले आपको वहां पे स्विगी जोमेटो जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स नहीं दिखे, पर जैसे अभी मैं एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, सुगरी नाम का प्लेटफॉर्म। सुगरी, सुगरी, सुगर से रिलेटेड है ना। तो ऐसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है जो राइज कर रहे हैं, और बिल्कुल इनको भी राइज करने का उतना ही हक है, होना भी चाहिए, सेमी अर्बन या रूरल एरिया में। एंड लेबर मार्केट डायनेमिक्स भी काफी चेंज हो रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंसी का लेवल काफी हाई है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, और जल्द से जल्द सबको थोड़ी अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। इन सब की वजह से गीग इकोनॉमी या गीग वर्कर्स का पार्टिसिपेशन डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। बट एट द सेम टाइम दे आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस लाइक वोलेटाइल इनकम, अनसिक्योर्ड एंड वोलेटाइल इनकम, क्योंकि इनका जो इनकम होता है मेनली डिमांड सीजन पे और सर्टेन टाइम ऑफ द डे पे डिपेंड करता है। सपोज मान लीजिए किसी वजह से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है या शहर बंद है, तो उस रोज तो जब कोई दुकान ही नहीं खुलेगा, तो क्या इनका घर चलेगा? उस रोज या ऐसे कुछ दिनों के लिए इनकी पूरी इकोनॉमी, इनका पूरा का पूरा जो सब्सिस्टेंस है वो बंद हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इनके लिए नहीं के बराबर होते हैं, या फिर इनको ना अवेयरनेस नहीं होता है जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गवर्नमेंट भी दे रही है। एंड देन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, 3 मिनट्स डिलीवरी, 5 मिनट्स डिलीवरी, ऐसे डिलीवरीज के चक्कर में इनके ऊपर जो डे टू डे हजार्ड्स वाले के सिचुएशंस होते हैं वो भी काफी होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स होना, है ना, वेदर एक्सपोजर। अभी जैसे बाहर ठंड का माहौल है, लेकिन अभी आप ठंड के माहौल में आपको क्या चाहिए कि मुझे गर्मा गर्म पराठे मिल जाए, गर्मा गर्म बिरयानी पिज्जा मिल जाए। आपने तो ऑर्डर कर दिया, इस ठंड में बेचारे वो तेज बाइक भगाकर, साइकिल भगाकर आते हैं। तो ये सारे नए उनके लिए चैलेंजेस हैं, ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं। ओके। अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट गीग वर्कर्स के लिए क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट गीग वर्कर्स के लिए क्या कर रही है? कोड ऑन वेजेस 19 के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना एंड प्रपोज करना एक यूनिवर्सल वेज। हालांकि ये प्रपोज हुआ है, अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। कोड ऑन सिक्योरिटी 2020 इनको एक सेपरेट कैटेगरी में आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन अभी तक इसके लिए सेपरेट रूल्स नहीं बना पाया है। मतलब इन दोनों कोड्स में ना अभी भी फ्लॉ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम की एक आरोग्य स्कीम है जो इनको ना 5 लाख पर फैमिली हेल्थ कवरेज देती है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होना और इसके अवेयरनेस दोनों को लेकर बड़े चैलेंजेस हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, इंडिया में पहली बार राजस्थान ने, फिर कर्नाटक, झारखंड, बिहार, इन लोगों ने गीग वर्कर्स के सेफ्टी, इनके वेलफेयर के लिए सेपरेट मेजर्स भी लिए हैं। ये याद रखिएगा दैट दीज स्टेट्स आर डूइंग सेपरेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ गीग वर्कर्स। एंड इवन नीति आयोग हैज डिजाइंड रेज फ्रेमवर्क। RACE framework means recognizing the gig workers, allowing augmentation of social security, incorporating different schemes, supporting the workers through different government schemes, and ensuring the benefits reaching towards them. ये इनका RACE framework है। याद रखना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा, ये RACE framework और RACE framework के पॉइंट्स। ये नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं, पर सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है इसको इंप्लीमेंट करवाना, कि ये बेनिफिट्स उन तक पहुंच सके। राइट, चलिए अब हम आते हैं पीएम पोषण स्कीम पर। अच्छा, एक और चीज देखो, सिविल सर्विसेज के लिए तो तुम इसकी तैयारी कर ही रहे हो, जब सिविल सर्वेंट बनोगे तो आप गीग वर्कर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करोगे। बट अभी भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इफ यू नो समवन जिनको ऐसे बेनिफिट्स आप एक्सेसिबल करवा सकते हो या हेल्प करवा सकते हो, तो बिल्कुल उसमें हेल्प करनी चाहिए। एंड वी शुड ट्रीट देम विथ मोर एम्पैथी, है ना, ज्यादा एम्पैथी के साथ हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए अच्छे से। राइट, थोड़ी लेट भी डिलीवरी होगी तो ज्यादा रूडली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी सड़क पे वही कंडीशन होती है जैसे हमें जाम और बाकी चीजें मिलती हैं। अब हम आते हैं पीएम पोषण स्कीम पर।
आप यहाँ पे देख सकते हो द सेंटर डेलिब्रेट्स ऑन सजेशंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज ऑन पीएम पोषण। क्या लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं जैसे दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, सिक्किम, गुजरात, लक्षद्वीप, है ना, या बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटोरीज, लक्षद्वीप, इन लोगों ने पीएम पोषण स्कीम में कुछ चेंजेस के लिए अपने सजेशंस दिए हैं और सेंटर बोल रहा है कि हम उस पर बात करेंगे, स्पेशली इसके ऊपर, जो इंक्लूजन ऑफ ब्रेकफास्ट, है ना। तो यहाँ इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग से एक चीज हमें समझ में आ गया कि ब्रेकफास्ट का इंक्लूजन होना अभी डिस्कशन के स्टेज में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। स्कूल में एक्चुअली जो पीएम पोषण स्कीम के थ्रू आपको जो खाना मिलता है ना, वो यूजुअली लंच मिलता है, अभी ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं हुआ है, बुझे, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है। चलिए पहला स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। वैसे ये वाला पार्ट सही है कि पीएम पोषण स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस एंड पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ तक सही दिख रहा था पर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है गाइज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको इंप्लीमेंट करवाएगी, बुझे? पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इट इज नॉट जस्ट ए स्कीम बट अ लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी केसेस। क्या ये लीगल एंटाइटलमेंट है? जरा सा मैं पॉज करूं, सोचकर बताओ कि पीएम पोषण स्कीम एक्चुअली में इसका पहले नाम मिड डे मील स्कीम होता था। तो मुझे ये बात बताओ कि क्या ये लीगल एंटाइटलमेंट हो सकता है कि ये हमारा लीगल राइट भी है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के, उनको दिन का खाना मिले? हाँ या ना? हाँ, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, है ना। ये लीगल एंटाइटलमेंट भी है। कैसे लीगल एंटाइटलमेंट है वो भी मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर रूलिंग दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी कोट करने के लिए, इवन इंटरव्यू में, कि ये एक लीगल एंटाइटलमेंट है एज पर एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अभी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी की बात कर रही है, उसको क्या होना चाहिए? उसको पेट भर खाना मिलना चाहिए। थर्ड, बाय लुकिंग टुवर्ड्स द एजुकेशनल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकफास्ट इट्स आल्सो बीन इंक्लूडेड। एक्चुअली अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, बिल्कुल ब्रेकफास्ट के हेल्थ बेनिफिट्स हैं पर अभी इंक्लूड हुआ नहीं है, आगे इंक्लूड होगा तो हम देखेंगे। 1 and 3 इनकरेक्ट है, हमें ढूंढना भी इनकरेक्ट था, आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली। ओके, चलिए। सो पीएम पोषण स्कीम जिसको 2021 में लॉन्च किया गया, पहले जो लॉन्च किया गया है वो 5 साल के पीरियड के लिए लॉन्च किया गया था, मतलब 2021 टू 2026। इसको आगे इंक्रीज कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी ने ये एक बार सेपरेट क्वेश्चन पहले पूछा है कि मिड डे मील स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवाती थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, वहां पे कंफ्यूज करोगे आप। 2021 में मिड डे मील स्कीम को रीनेम करके कुछ नए चेंजेस के साथ पीएम पोषण इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका टारगेट रखा गया 11.20 करोड़ चिल्ड्रंस को, जो कि प्राइमरी या जो कि प्री प्राइमरी जिसको बाल वाटिका बुलाते हैं, एंड अपर प्राइमरी क्लास 1 to 8 वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मिड डे मील देना। अब उसका नाम पीएम पोषण स्कीम है, जिसमें 2 टारगेट रखे गए, न्यूट्रिशनल स्टेटस इनहेंस करना, एंड जब न्यूट्रिशनल स्टेटस इनहेंस हो रहा है तो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, स्टूडेंट का रिटेंशन होना, रेगुलर अटेंडेंस होना, जिससे कि जो डिसएडवांस सेक्शन है ना वो स्कूल छोड़कर नहीं जाएगा, कि उसको दिन का खाना नहीं मिल रहा है वो स्कूल छोड़कर चले गया। ओवरऑल इससे डिसएडवांटेज सेक्शन जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, उनका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकेगा। फीचर्स की बात करें तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें यूजुअली 60:40 रेशियो में सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है, यूजुअली स्टेट्स एंड यूटीज के केस में, बट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन रीजन 90:10 है। तो ये नॉर्मल शेयरिंग है जो कि हम जानते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के केस में। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रेलेवेंस का। तो लीगल एंटाइटलमेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपने रूलिंग में एक्सेप्ट कर रखा है, क्लियर कर रखा है। बाकी आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, वो राइट टू फूड को भी एंश्योर करता है, एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47, इट ऑल्सो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी टू द स्टेट दैट दे मस्ट रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसलिए स्टूडेंट्स भी जो है उनके पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लेवल को इंक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती है? स्टेट पर आती है। सो फंडामेंटल राइट्स के साथ फिर हमारा क्या हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लीगल बैकिंग, ये तीनों चीज के अकॉर्डिंग हमारा पीएम पोषण स्कीम वर्क कर रहा है, याद रखिएगा इसको। अब जहां पे हम चेंजेस की बात करें तो बात हो रही है ब्रेकफास्ट स्कीम की, कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आवर्स के जो ब्रेकफास्ट होते हैं ना, दैट्स रियली न्यूट्रिशियस फॉर एवरी इंडिविजुअल। तमिलनाडु ने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया है, मतलब तमिलनाडु हैज बिकम द स्टेट व्हिच हैज इंप्लीमेंटेड द अर्ली ब्रेकफास्ट।
इवन 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को भी पीएम पोषण स्कीम के अकॉर्डिंग खाना मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो ब्रेकफास्ट एंड 9 to 12 गोइंग स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए पीएम पोषण का बेनिफिट्स। ये हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं 2026 में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये है देखो वो स्पीसीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या मुझे बता सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है? हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा, पर अगर अभी तुम्हें याद आ गया तो आई वांट कि तुम इस चीज को कम से कम स्पेल प्रोनाउंस भी कर लो, स्पेल आउट कर लो कि अच्छा सर ये है आंसर, है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट है टाइटन्स। यहाँ पे हम डाउन टू अर्थ का आर्टिकल देख सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट टाइटन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेफगार्ड्स रिड्रॉज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मैप इन राजस्थान एंड गुजरात। मेनली इन दोनों स्टेट में मिलते हैं, इन दोनों स्टेट के अलावा आसपास के एडजॉइनिंग स्टेट में भी मिलेंगे। एंड स्टेट बर्ड की बात करें तो इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान गाइज। किसका स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? राजस्थान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इनके नंबर ऑलरेडी बहुत कम है, इसलिए जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इन स्टेट्स में है जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के नंबर कम हो रहे हैं, चलो उसके बाउंड्री को हम रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन आईयूसीएन रेड लिस्ट। एक्चुअली ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नंबर बहुत कम हो चुके हैं गाइज, इसलिए वल्नरेबल नहीं, सिर्फ वल्नरेबल करने से काम नहीं चलेगा। अब इनको ना सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है क्योंकि नंबर काफी कम है। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, it naturally lives in arid, semi-arid grasslands, open country with thorn shrub and tall grass interspread with cultivation and is omnivorous। बिल्कुल ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलेंगे। एंड ओमनीवोरस भी होता है, ये चीज भी याद रखना। मतलब ये लीव्स के साथ साथ इंसेक्ट्स वगैरह कंज्यूम करने का भी काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। बर्ड है लेकिन इंसेक्ट्स भी खाने का काम ये कर रहे हैं, लीव्स वगैरह भी ओमनीवोरस है। Third, being considered as the flagship grassland species representing the health of grassland ecology, it is declared as the state bird of Rajasthan. Yes, ये state bird of Rajasthan भी है। यहाँ पे हमें only 2 आंसर होगा, हमारे पास 2 and 3 करेक्ट थे। हाउ मेनी पूछ रहा था, आंसर क्या होगा? only 2। राजस्थान के साथ साथ गुजरात की बात हो रही थी, तो जरा ढूंढना तो गुजरात का स्टेट बर्ड क्या है। चलिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये लार्ज सा हमारा स्पीसीज है, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में से ये आता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका एरिड, सेमी एरिड ग्रासलैंड रीजन्स में आपको ये मिलेंगे। इट यूजुअली अवॉइड्स इरिगेटेड एरियाज। अच्छा, ये भी एक फीचर है कि ये इरिगेटेड एरियाज को अवॉइड करता है, इसलिए आप इसको इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा नहीं देखोगे, माइग्रेशन करके कभी कभी आ सकते हैं। बट जहां पर राइस फील्ड्स होती हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स उसको यूजुअली अवॉइड करता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। इनके नंबर काफी कम हो चुके हैं, 150 के अराउंड बस बचे हैं। दैट्स वाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन सब में इसका प्रोटेक्शन होता है। ओमनीवोरस एंड पॉलीगैमस कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के। गुजरात, राजस्थान के अलावा एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इनमें भी मिलेंगे। ठीक है। द फोर्थ इज अबाउट सोमालीलैंड एंड इजराइल। Why? Because Israel has become the first country to recognize Somaliland as independent state। मतलब यहाँ पे इसराइल और सोमालीलैंड के रिलेशन खराब नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली में बढ़िया होने के चांसेस है। इजरायली पीएम बोल रहे हैं कि हमने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज भी कर लिया और हम उनके साथ एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने कॉपरेशन को भी बढ़ाएंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए, अच्छी बात है। इसराइल हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज में नहीं रहता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए भी न्यूज में रहता है ना। पहला, इट इज बॉर्डर्ड बाय जिबोती और दिसबोती टू द नॉर्थ वेस्ट, इथोपिया टू द साउथ वेस्ट एंड सोमालिया टू द ईस्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास मैप नहीं हो, तो आओ मैप देख लेते हैं। ये रहा देखो सोमालीलैंड, जो कि एक्चुअली किससे कटकर बन रहा है? सोमालिया से। मतलब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है सोमालिया से। एंड पहला नेशन जिसने रिकॉग्नाइज किया है वो है कौन? इजराइल। तो अब हम सोमालीलैंड का लोकेशन देखें तो देखो, इथोपिया जो है ना इसके साउथ और वेस्ट में पड़ता है, जिबोती जो है इसके आपको नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, राइट। यहाँ पर सोमालिया पड़ेगा ईस्टर्न पार्ट में, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे रेड सी है, ये सारे पार्ट यहाँ पर सोमालीलैंड के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। और ये जो एरिया है ना, एक बार देखो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ स्लाइड को। ये एरिया तुमको पता है इस एरिया को क्या बुलाते हैं? कोई बताएगा मुझे ये एरिया किस नाम से बुलाया जाता है? हॉर्न की तरह है, सिंग के जैसा निकला हुआ है। आइडिया मिला, हिंट दिया मैंने। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या बुलाएंगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से नाम से बुलाते हैं इसको। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था कि जिबोती इसके नॉर्थ वेस्ट में है, इथोपिया साउथ एंड वेस्ट में है, एंड सोमालिया ईस्ट में है। किसके? सोमालीलैंड के। सेकंड, over the years Somalia has rallied international actors gathering support for different countries recognizing Somaliland। जब सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बन रहा है तो तुमको लगता है कि सोमालिया इसके सपोर्ट में
मतलब सोमालिया एडवोकेसी करेगा इसके सपोर्ट में कि सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया जाए। एक्चुअली सोमालीलैंड इसके अपोजिशन में सपोर्ट गैदर करने का काम कर रहा है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बुलाते हैं। ठीक है, चलिए। सो सोमालीलैंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंट्री इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। इसके कैपिटल की बात करें तो हरगेसिया नाम की सिटी इसकी कैपिटल सिटी है, जो कि लार्जेस्ट सिटी के नाम से भी जानी जाती है। ज्योग्राफिक लोकेशन हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो सिंस 1991 जब सोमालिया में सिविल वॉर स्टार्ट होता है काफी तेजी से, तो सोमालीलैंड यहाँ के लोगों ने अपने आप को इसको ब्रिटिश सोमालीलैंड डिक्लेयर कर दिया और सोमालिया से आजादी घोषित कर दी। हालांकि सोमालिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है, देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, यहाँ पर रेड सी है, लिख लीजिए रेड सी। ये गल्फ ऑफ एडन रहा, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है। तो इस पार्ट में है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसको सोमालिया पेनिसुला के नाम से भी बुलाते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पास्ट है ये अफ्रीकन आइलैंड का, एंड वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट पेनिसुला कहलाता है। अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए ये जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हमेशा डिबेटेबल रहता है। चल, अब हम बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस कि इजराइल ने जब रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को सेपरेट नेशन के रूप में, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो इजराइल अपने जो यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस हैं है ना, या ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है वहां पर अपने रिलेशंस इंप्रूव, मिडिल ईस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। जो इजरायली पीएम है उन्होंने बोला कि नाउ आई एम डूइंग दिस एज पर द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स मैंने तुम्हारे साथ प्री सिक्योर में डिस्कस किया है कि अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में साइन किया गया था, जहां पे इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड बहराइन के साथ एक पैक्ट में आता है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन में आता है। इसको बाकी नए नेशंस ने भी ज्वाइन किया है। रिसेंटली कौन से देश ने अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया इस साल 2025 में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हम इसके और सिग्निफिकेंस की बात करें तो वैसे तो अब्राहम अकॉर्ड को अगर सोमालीलैंड भी ज्वाइन करेगा तो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में ग्लोबल पीस प्रमोट होगा, रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी। हालांकि उस रीजनल स्टेबिलिटी को एक चैलेंज भी ये मिल सकता है कि जो इसका ओरिजिनल गवर्नमेंट था सोमालियन गवर्नमेंट, वो इस मूव को क्रिटिसाइज कर रहा है और उन्होंने उसके लिए सपोर्ट गैदर कर लिया है इजिप्ट से या जिबौती से। ये दो नेशन सोमालिया के सपोर्ट में है कि इजराइल को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि आपने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो आगे ये देखने वाली बात होगी कि ग्लोबल पीस, रीजनल स्टेबिलिटी प्रमोट होती है या थ्रेटन होती है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन बैंक्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, और हम वो डिस्कस कर रहे हैं जापानीज बैंक के पर्सपेक्टिव में। इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सा आर्टिकल आया दैट द जापानीज मेगा बैंक्स आर इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट इन इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड। The Reserve Bank of India allows a foreign bank to hold up to 20% in an Indian private sector bank under the automatic route. यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि आरबीआई फॉरेन बैंक्स को अप टू 20% ऑटोमेटिक रूट से, मतलब आरबीआई से प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एफडीआई अलाउ करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक में। दूसरा, एज पर इंडियाज एफडीआई पॉलिसी द ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप इन प्राइवेट बैंक्स इज 74%। अगेन इट इज करेक्ट। इंडिया की जो लेटेस्ट न्यू एफडीआई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा, ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी प्राइवेट बैंक में, वो 74% से ज्यादा नहीं हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? सी, 1 and 2 बोथ। चलिए, तो हम सबसे पहले आरबीआई की इस रेगुलेशंस की बात करें। अगर ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट करना है तो 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट बैंक में, कोई भी फॉरेन एंटिटी कर सकती है या फॉरेन बैंक कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको ऑटोमेटिक रूट से ज्यादा, या आप कहें कि 20% से ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, तो अप टू 24.99% आप विदाउट बीइंग क्लासिफाइड एज प्रोमोटर भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक बार देखो, फिर से मैं समझा देता हूँ क्लियर करके। 20% तक इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑटोमेटिक रूट से आप आ सकते हो, आपको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 20 से लेके लगभग 25, मतलब 24.99% के लिए आप आरबीआई के अप्रूवल से इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग क्लासिफाइड एज प्रोमोटर, और 25% से लेके 74% तक आप एज ए प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कैप कितना रहेगा? 74% का। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी प्राइवेट बैंक में, किसी भी फॉरेन बैंक का, फॉरेन एंटिटी का नहीं होगा।
अब क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ओवरऑल फॉरेन जाइंट्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर में? हम यहाँ पे सिर्फ जापान की बात नहीं करेंगे, जापान को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है आरबीआई ने 7.3% का, जो कि पहले 6.8% था। एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग हुआ है, जीएसटी रट कट हो रहे हैं, लो इन्फ्लेशन है, ये सारे बैंकिंग कंपनीज के बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं। इन सब को देखते हुए ने ग्लोबल इंटरेस्ट इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बढ़ा है। दीज आर द रीजंस। तो ये आप अपने मेंस के आंसर्स में ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आंसर के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं जापान के इंटरेस्ट को लेकर। तो जापान इतना इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जापान की अपनी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। पिछले 2 डिकेड में नियर जीरो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जापान की इकोनॉमी ना अब थोड़े ना वो सेटिएटेड स्टेट में आ चुकी है कि उनका अपना डोमेस्टिक डेवलपमेंट हो चुका है। इन्फ्लेशन काफी कम रहता है वहां पर। याद करो, मैंने क्लास में कई क्लासेस में बताया है कि जापान के पास ना इतना पैसा हो गया है कि अब बैंक में अपने यहाँ रखकर फायदा नहीं है। इसलिए वो भारत को या बाकी देशों को 0.5% या 1% पे भी उधार दे देता है कि कम से कम चलो 1% तो मिलेगा अगर हम लार्ज अमाउंट लेंड करें तो। एंड दैट्स वाई इसके वजह से इन्वेस्टमेंट काफी तेज करने की कोशिश करते हैं वो लोग। साथ ही साथ इसके अलावा जापान की जो पॉपुलेशन है ना वो काफी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन है, जिससे वर्क फ्लो श्रिंक होगा। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो एज नहीं हो रही, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो हमारा डेमोग्राफी है वो इंक्रीज हो रहा है, यूथ हो रहा है, वहां पे कम हो रही है। दैट्स वाई कंट्री की इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी जापान में कम होती चलेगी। सो दैट्स वाई जापान इज शोइंग मोर इंटरेस्ट। हम इंडियन बैंक्स के जापान में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इंडिया से बस 2 ही बैंक है, ओनली 2 बैंक्स हु हैव देयर प्रेजेंस इन जापान। सबसे पहला था बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज याद रखना। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट है इंडिया के लिए, लेकिन ये पहला बैंक नहीं था जिसने जापान में अपने ब्रांच खोले थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही 1950s में ही, अर्ली 1950s में ही बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला ब्रांच जापान में खोल दिया था। फिर उसके बाद दूसरा बैंक बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोक्यो एंड ओसाका नाम के ये 2 मेन सिटीज हैं, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने ब्रांचेस हैं। और ये जो नॉर्मल बिजनेस या नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, ये देने का काम हमारे ये 2 इंडियन बैंक करते हैं। बुझे? चलिए, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल मैंने जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था यूपीएससी पीवाईक्यू का, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन की बात करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। यस, कैबिनेट मीटिंग्स का क्या एजेंडा होगा, इसको प्रिपेयर करना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। दूसरा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटी, जो भी कैबिनेट कमिटी बनेगी उसको सेक्रेटरियल असिस्टेंट देना अपने काम में, ये भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का रोल है। थर्ड, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्री। यस, नहीं, रॉन्ग है ये, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स देना ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नहीं, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्स देगा गाइज? वो तो बजट बजट बना के देने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी ना। सो 1 and 2 ओनली है क्या? यस, बी। आंसर क्या होगा हमारा? बी। कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी ने पूछा भी था। दूसरा था खालिदा जिया के बारे में, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, द फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। पहला स्टेटमेंट, सी सर्व्ड 3 terms एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम दिस पीरियड। यस, इट इज करेक्ट, इन पीरियड्स के लिए ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं थी। सी बिकेम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अगेन इट इज करेक्ट। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, जो अभी न्यूज में भी रही है और जो अभी बांग्लादेश से बाहर रह रही है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से? यू नो अबाउट हर। Third, during her term, she expanded access to education, including free primary schooling and free education for girls up to class 10। हाँ, ये वेलकमिंग स्टेप भी इन्होंने लिया था। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हालांकि इंडिया के साथ इनके रिलेशन उस टाइम में थोड़े ट्रबल्ड भी हुए थे, पर फिर भी ये स्टेटमेंट इन्होंने, ये डिसीजंस इन्होंने बांग्लादेश के लिए लिए हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। अब आपके लिए आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से है, जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। आप पॉलिटी के अपने क्लासेस रिवाइज करोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशंस को डिस्कस करोगे, देखोगे और इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड। ये दोनों आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन ये दोनों रहे। अब ये प्री सिक्योर का सेशन आपके लिए जो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, और जैसा मैंने कल भी बताया था कि अब 3:30 PM को मैं प्री सिक्योर का सेशन कर रहा हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे का आपका प्री सिक्योर का सेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवाइज करोगे सैटरडे संडे, अगले मंडे हम लोग फिर से प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। ओके, so take care, study well, Jai Hind।